अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर। सर वो मेरा कुछ इशू आ रहा था, मैंने सर कुर्बान से भी बात की थी, तो ही के उन्होंने बताया कि आप गाइड किया था उन्होंने, बट मेरे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे इधर। मैम आप स्क्रीन शेयर करेंगी? हाँ, होस्ट अलाउ कर दें प्लीज। यस सर। जी मैम, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। यस सर। सर ये देखिएगा, मेरे यहाँ पे आता है कमांड पैलेट, ये ऑप्शन आ रही है। मैम इसको रन करें लोकल सर्वर पे पहले, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को रन करें। ये यस सर। ठीक है, अब इसके ऊपर ब्राउजर में राइट क्लिक करें इसके ऊपर, और सबसे नीचे जो इंस्पेक्ट है। यार सही, मैं सर इधर कर रही थी ये, इधर ये HTML और JS के इधर इस साइड पे। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। यस यू सर। वेलकम, इधर देख लें अभी। लेकिन सर अभी भी नहीं वो आया है, वो जो मैंने उधर कोई कमांड दी थी। ये एलिमेंट्स के ना साथ होता है, तो यहाँ पे कंसोल देखना पड़ेगा कि यहाँ इसका कंसोल कहाँ पे है। तो ये एलिमेंट्स के साथ वाला ऑप्शन प्रेस करें आप, ये जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है ना। सर इस पेज पे। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। इसको देखें। जी यही है, वो 4 जो आपका लिखा हुआ था, ओके सर, टू नहीं सर करके। आपका इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी आ रही थी ना कमांड। और वो मैंने एचटीएमएल मैम में वो लिखा हुआ है इस पर। जी। सर आप बता रहे थे कुछ। जी। अच्छा मैम, एक तो वो उन्होंने एचटीएमएल में लिखा हुआ था, दूसरा वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया था, उससे वो यहाँ पे शो होता है। ओके सर। जैसे पाइथन के अंदर प्रिंट हम यूज करते हैं, तो इसी जी जी। तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कंसोल लॉग यूज करते हैं, लेकिन कंसोल लॉग के अलावा भी होता है, जैसे अलर्ट होता है या डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। तो इस तरह से ये तीन बन जाते हैं। सिर्फ प्रिंट ही है बेसिकली, लेकिन ये अलग अलग जगह पे प्रिंट कर रहा होता है, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने किया है console.log। जी मैम, ये आपका कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया। अगर आप अलर्ट करेंगे तो वो एक अलर्ट के मैसेज के अंदर शो करेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो वो एचटीएमएल के अंदर शो करेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अच्छा, कल के लेक्चर के हवाले से किसी ने प्रैक्टिस की हो, किसी और ने ट्राई किया हो, और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो शेयर कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और आपने अगर प्रैक्टिस की है तो मतलब क्या आपने राइट किया कोड में अपने, और किस तरह से प्रैक्टिस की है, शेयर करना चाहे कोई अगर। देखिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये आपके ना ऊपर से गुजर जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिर्फ 1 घंटे का सेशन ले रहे हैं और खुद से ट्राई नहीं कर रहे इसको। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये कल बस इंट्रोडक्शन हुआ था जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि मैं असल में कल ले नहीं सका था, इंटरनेट का इशू। जी, कल इंट्रोडक्शन हुआ था। तो सर उमैर, आपने ट्राई किया था जो हमने कल सीखा था जावास्क्रिप्ट में, आपने उसको रन करने की कोशिश की थी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी सर, मैंने जी किया था मैं साथ साथ वो लेट ज्वाइन किया था ना, तो मैं पिछली असाइनमेंट वगैरह भी ना कर रहा था। जी। हेलो। आ तो रही है आवाज? अगर कोई, जी जी आ रही है। जी। जी सर, मैंने ना ये पहले किया हुआ है, इसलिए मतलब कि ये डाटा टाइप्स वगैरह ना, तो इतना मुझे आता था। जी ठीक है। मतलब बेसिक वगैरह किया हुआ है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आएगा। हेलो। ठीक है, और कोई किसी ने प्रैक्टिस की हो
तो वो शेयर करें। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसी तरह से हैं जिस तरह से आप दूसरी लैंग्वेजेस सीखते हैं। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं शुरू से, उर्दू जो आप घर में बोलते हैं लिखते हैं, और इंग्लिश भी आपने अपनी पूरी एजुकेशन में पढ़ी है, तो अभी भी हम उसमें उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है बोलने में। इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं होते हम, ठीक है, अपने पूरी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने के बावजूद भी हम उसमें अटक रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी उसी तरह से आपको आती हैं। अब उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, या अब उसको दिन में अपने जहन में लॉजिक्स बिल्ड किया करें, उसको रिकॉल करने की कोशिश किया करें जो भी आप सीख रहे होते हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहा है उसको डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सिर्फ एक कोर्स लिया उसके बाद छोड़ दिया, तो अगर आप फुल सीख के भी इसको थोड़े अरसे के लिए छोड़ देंगे ना, तो आपको सारा सिंटेक्स भी भूल जाएगा। फिर दोबारा आपको देखना पड़ेगा कहीं से दोबारा से। तो ये जो जो भी आप सीख रहे होते हैं डेली, इनको लाजमी प्रैक्टिस किया करें। और इन सेशन का मकसद भी यही है कि आप ट्राई करें, और जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो तो नेक्स्ट अगले दिन आके आप उनको डिस्कस करें, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और आई होप कि कल से आप प्रैक्टिस भी करेंगे इन टॉपिक्स की। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। तो मैंने कल की क्लास को क्लास 1 दिया था नाम, और आज की क्लास को क्लास 2 दे देते हैं। मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाई, और दो ऐसे ही मैंने इंडेक्स डॉट जे एस बना ली। इसको मैं दोबारा से आज लिंक करके दिखाता हूँ, जिन लिंकिंग में भी इशू था कि उनसे लिंक नहीं हो पा रही। तो ये मैंने स्क्रिप्ट टैब लिखा, और इसमें मैंने सोर्स दे दिया अपने इंडेक्स डॉट जे एस का, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था वेरिएबल तक। पहले हमने शुरू में कंसोल डॉट लॉग और इस तरह के फंक्शन देखे थे जिससे हम आउटपुट दिखा सकते हैं, और उसके बाद हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी, और देन हमने जो वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है वो पढ़े थे, उसके कीवर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। देन हमने ये पढ़ा था कि कौन सी नेमिंग कन्वेंशंस हम यूज़ करते हैं, मतलब कौन से कीवर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में, ठीक है। तो आज हम ऑपरेटर से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें जावास्क्रिप्ट में कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, और देन ये वाला रिमाइंडर का, और ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम वन बाय वन इनकी एग्जांपल भी देखते हैं कि किस तरह से ये अप्लाई होते हैं और किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो मैंने लेट A1 लिखा, और इसको एक नंबर असाइन कर दिया इस वेरिएबल को। देन मैंने लेट एक और नंबर लिया, और इसको मैंने 20 असाइन कर दिया, ठीक है। देन मैंने एक रिजल्ट का वेरिएबल लिया, और A+A1+A2 कर दिया, मतलब इन दोनों का सम कर दिया जो हमने यहाँ पे वेरिएबल दो लिए थे, और इसको कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट को करा लिया जिसमें इन दोनों की वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो ये मेरा कंसोल में मुझे A+A1+A2 की ना वैल्यू शो करवा देगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी एज सम। तो मुझे कंसोल में जाकर देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, और सबसे नीचे इंस्पेक्ट में गया मैं, और एलिमेंट्स के साथ आपको ब्राउज़र का कंसोल शो होगा, और यहाँ पे आपकी वैल्यू शो हो रही है जो
A1 प्लस और A1 और A2 प्लस जो बन रहा था वैल्यू, मतलब 10 और 20। ठीक है, तो ये प्लस ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर ये था। ठीक है, लेट A3 इज इक्वल टू 20। चले हम इसको ही कर लेते हैं, मतलब कि मैं इसको प्लस नहीं करता, और मैंने प्लस को यहाँ पे कमेंट कर दिया, और मैं फिर रिजल्ट में इसको देखता हूँ कि A1 माइनस A2। ठीक है, तो ये मुझे इसका माइनस का रिजल्ट दे रहा होगा। देन मैं इसको कमेंट करता हूँ, और रिजल्ट में फिर एक थर्ड अपना जो मेरा ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन का, मैं उसको उसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। A1 को A2 से मल्टीप्लाई करवाया मैंने, और इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 200। देन मैंने फिर रिजल्ट लिखा, और जो नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर डिवीजन का, वो मैंने लिखा, और ये मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया, तो ये मुझे इसका आंसर देगा डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन को मैंने कमेंट कर दिया, और देन मेरे पास रिमाइंडर का है ऑपरेटर, और रिमाइंडर में ये होता है कि जो हम जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट उस पर उसको डिवाइड करता है, जो बच रहा होता है, जो रिमाइंडर बचता है वो शो करवा रहा होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 10 आता है, क्योंकि इसमें 10 ही रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, देन हम देखते हैं एक और लास्ट वाला है, वो ये है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में ये है कि जैसे ये A1 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं A को प्लस प्लस कर दूं, और देन मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, मतलब कंसोल और लॉग करूँ, तो इसमें ये मैंने यहाँ पे A1 लिखा, तो इसमें ये एक प्लस कर देगा। ठीक है, इसकी एक वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। जैसे वो 10 था, तो मैंने इंक्रीमेंट लगाया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो वो उसने 11 कर दिया। ठीक है, इस तरह से मैं A2 को अब माइनस माइनस करता हूँ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाता हूँ इसके ऊपर, और इसको मैं A2 को कंसोल और लॉक करवाता हूँ। तो वो 20 था, तो उसने वो 19 कर दिया, मतलब एक डिक्रीमेंट कर दिया। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है इन ऑपरेटर्स में से? नो सर। सर अच्छा, ये, मेरी सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। सर जी जी A1 को एज अ वेरिएबल वो ले रहा है, ऐसे ही है, A1 हमारा वेरिएबल है ना, तो जी जी उसमें, तो जब हम उसमें कंसोल लॉग A1 ही उसमें ऐड करवा रहे हैं, तो वो फिर 10 में A1 मतलब उसको किस तरह से ऐड कर रहा है? देखिए मैम, ये हमारे पास ये जब प्लस हमने प्लस का, वेरिएबल ऊपर लिया वाली था। मुझे समझ आ गया, जस्ट प्लस प्लस की बात कर रही हूँ। ठीक है, हमने 1 लिया, एक वेरिएबल लिया, और उसमें हमने प्लस प्लस किया ना, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये एक वैल्यू प्लस कर देता है। ठीक है, और जो माइनस माइनस होता है वो डिक्रीमेंट कर रहा होता है, जो भी वैल्यू होगी उसमें एक माइनस हो जाएगा। तो क्या हम एक ही करवा सकते हैं या मोर देन वन भी करवा सकते हैं? मोर देन 1 भी करवा सकते हैं, लेकिन उसका मेथड और होता है। फिलहाल इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर का आपको जानना जरूरी था कि ये भी एक ऑपरेटर होता है, अब इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मोर देन 1 करवाना है तो आप इस तरह करेंगे कि ये करके आप इस तरह से आप 2 कर सकते हैं। ठीक है, वो 2 करवा दे तो ये और है, मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप प्लस के लिए प्लस के ऊपर ही रहेंगे, मतलब जो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर थे, जो 1 प्लस और 1 माइनस कर रहे थे, अभी इस पे ही रहें। ठीक है, नेक्स्ट हम वो भी पढ़ेंगे कि हम एक से ज्यादा करवाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह करवाएंगे। ये सब बस इसलिए पूछा बिकॉज मेरे लिए न्यू न्यू लैंग्वेज पाइथन का तो आइडिया है, इसका नहीं आइडिया था, इसलिए मैंने पूछा कि प्लस प्लस में अगर यूं प्लस प्लस का साइन देता तो जस्ट वो एक ही वैल्यू को कंसिडर करेगा, ये इसलिए पूछ जी, रही थी। ये जो डबल प्लस प्लस है इसका मतलब एक ही है। अगर और हमने करनी है तो उसका अलग मेथड होगा। ये फिलहाल जो डबल प्लस लिखा है, इस ये 1 ही इंक्रीमेंट करवाएगा। ओके सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके, सर मेरी आई समझ हैव भी आ रही है, जो बाकी सब भी हैं वो भी कुछ बता दें कि सही समझा रहा हूँ मैं।
सर एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कि ये जो आपने ऑपरेटर यूज किया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके आगे से दो टाइप होती हैं, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स। तो हम पोस्ट और प्री फिक्स दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं या खाली पोस्ट फिक्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पोस्ट फिक्स ही इस्तेमाल किया। नहीं, मैं समझा नहीं कि पोस्ट, क्या आपने वर्ड का नहीं लिया ना? एक्चुअली ना मैंने आईटी की हुई है, मुझे मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो ये ऑपरेटर एक ही होता है, इसके आगे से दो टाइप्स होती हैं, यानी पहले प्लस प्लस डाला जाता है, फिर वेरिएबल का नाम लिखा जाता है जिसे हम प्री फिक्स कहते हैं। तो उसका पोस्ट फिक्स होता है, उसमें पहले वेरिएबल लिखा जाता है, बाद में प्लस प्लस लिखा जाता है। जब हम प्री फिक्स में करते हैं तो वो पहले प्लस करता है, बाद में प्रिंट करवाता है, लेकिन अगर बाद में करते हैं तो वो खाली प्रिंट करवा के फिर प्लस करता है। यानी इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो दोनों पोस्ट और प्रीफिक्स दोनों यूज हो सकते हैं या खाली पोस्ट फिक्स ही यूज हो सकता है, यानी बाद में प्लस लगते हैं। मैम दोनों यूज हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है वैसे। जी। मैम क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। ओके। तो अभी तक हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ भी चलेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में ये डबल, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, एंड देन नॉट इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि इन सब में क्या डिफरेंस है। तो मैंने जैसे एक नंबर लिया, लेट A1 इज इक्वल टू 10, और मैंने A2 कर दिया 20 फिर से। ठीक है, और मैंने इनको कंपेयर करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो मैं इनको कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा और मैं देखता हूँ कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, तो मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ। हम कंसोल में इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये हमें बूलियन में इसका ना दिखाएगा रिजल्ट। ठीक है, जो हमने डाटा टाइप पढ़ी थी कल, बूलियन डाटा टाइप, उसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यूज होती हैं। तो जैसे मैंने इसको कंपेयर करवाया A1 और A2 को, तो उसने उसकी वैल्यू फॉल्स में रिटर्न की है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर दूँ तो ये इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा कंसोल में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑपरेटर्स, इक्वल टू ऑपरेटर्स हैं, दो तरह के हैं। ठीक है, मतलब हम दो दफ़ा भी इक्वल टू लगा के कर सकते हैं और तीन दफ़ा भी लगा के कंपेयर कर सकते हैं कि वैल्यूज जो है हमारे पास वो इक्वल हैं या नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डाटा टाइप है A1, जो कि इंटीजर डाटा टाइप है, 10 इसमें स्टोर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग डाटा टाइप कर दूँ, मतलब मैं इसको डबल कोट्स में कर दूँ स्टोर। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अभी भी इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये जो A1 है उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, वो डबल कोट्स में है, और ये A2 है वो इंटीजर डाटा टाइप है। ठीक है, तो डबल इक्वल टू वाला जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये क्या करता है कि पहले वेरिएबल्स की डाटा टाइप को सिमिलर करता है, पहले डाटा टाइप को कन्वर्ट करता है कि दूसरी डाटा टाइप, फॉर एग्जांपल के ये A10 है, इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो ये A1 वाली को भी पहले इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, देन कंपेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो A1 की डाटा टाइप है वो कन्वर्ट हुई इंटीजर में, देन ये इसने कंपेयर किया, जो कि ट्रू उसने रिटर्न कर दिया। अब मैं इनको दोबारा से कंसोल डॉट लॉग और A1 को ट्रिपल इक्वल टू जो है उससे कंपेयर करूंगा ना, तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर हम इसको कह सकते हैं कि ये कन्वर्जन के बगैर ही कंपेयर करेगा इनको। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे सबको? अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि यहाँ से समझ नहीं आई आपको? सर अगर डबल का साइन लगाते हैं तो वो उसको कन्वर्ट करेगा वो उसमें इंटीजर में स्ट्रिंग को। लेकिन अगर ट्रिपल का लगाते हैं तो वो उसको एज इट इज वैल्यूज को लेगा जैसे गिवन है। ऐसे ही है। बिल्कुल।
अच्छा सर, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डबल साइन है ये सिर्फ वैल्यू को देखेगा, उसके डाटा टाइप को नहीं देखेगा। कोई भी डाटा टाइप हो, फ्लोट हो, डबल फ्लोट हो, कोई भी हो। जो ट्रिपल वाला है वो वैल्यू को डाटा टाइप कन्वर्जन के बगैर ही देखेगा, डायरेक्ट देखेगा। लेकिन जो डबल वाला है पहले उसकी डाटा टाइप को सिमिलर करेगा, देन कंपेयर करेगा। तो मैं दोनों ही दिखा देता हूँ, मतलब दोनों के रिजल्ट। ठीक है, पहले वाले ने ट्रू कर दिया कि वो इक्वल है, हालांकि पहले की डाटा टाइप स्ट्रिंग थी और दूसरे की इंटीजर थी। लेकिन सेकंड वाले ने इसको फॉल्स कर दिया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि उनकी उसकी डाटा टाइप अलग है और उसकी डाटा टाइप अलग है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है, थैंक यू। तो ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं इनको कमेंट करता हूँ अब और देखता हूँ कि नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ऐसे मैंने लेट A1 फिर लिया 20 और लेट A2 लिया 30। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक्सक्यूज मी, कंसोल इंटरप्शन। डॉट लॉग। जी जी। सर ये लेट हम क्यों लेते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक, ये क्या वेरिएबल है, क्या है कि वेरिएबल तो A1 A2 हो गया ना, ये लेट का क्या इस इधर है सीन, वो काइंड थोड़ा सा बता दें। जी जी। देखिए, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना उसमें ना वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक मेथड होता है। ठीक है, अब जैसे पाइथन में नहीं है, मुझे पता है कि पाइथन में हम वेरिएबल को बस जब भी जहाँ पे भी लिखें वो वहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम PHP में करें तो हम हमें वेरिएबल के साथ एक डॉलर का सिंबल लगाना पड़ता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमें वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करना हो उनके साथ ना कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं कि हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। और वो कीवर्ड्स कौन से लगाने पड़ते हैं वो मैंने कल बताया थे और डिटेल से बताया था कि ये 3 कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करें। तो वो लेट है, जिन्होंने मिस की थी क्लास उनके लिए मैं बता दूं कि लेट से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, वैर से डिक्लेयर कर सकते हैं और कॉन्स्ट से कर सकते हैं। ठीक है, इन 3 कीवर्ड्स को हम यूज करते हैं जब भी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। अच्छा सर, कॉन्स्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए? उसमें तो कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा। जी सर, आई थिंक आपने मिस किया कल की क्लास। तो कॉन्स्ट में हम ये करते हैं कि लेट के लिए जो लेट हम कीवर्ड यूज करते हैं ना हम इसको डबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, 2 दफा से। चले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ, डिटेल से नहीं। मतलब लेट A1 किया मैंने और 10 किया मैंने, देन मैंने फिर A1 किया और 10 कर दिया। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। हम लेट के कीवर्ड के साथ एक ही वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर मैंने A2 किया वैर के कीवर्ड के साथ और इसमें मैंने 20 रखा। और फिर A2 को किया और इसमें मैंने 30 रख दिया। अब मैं वैर के साथ यूज कर रहा हूँ तो मैं रीडिक्लेयर कर सकता हूँ वेरिएबल को। ठीक है, लेकिन लेट के साथ मैं नहीं कर सकता अपने वेरिएबल को डिक्लेयर सेकंड टाइम। ठीक है, इस तरह कॉन्स्ट से भी हम कर सकते हैं डिक्लेयर। और इसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करनी हो जैसे पाई या कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको हम कॉन्स्ट का कीवर्ड पहले यूज करेंगे, देन उसका जो भी हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना उसका नाम यूज करेंगे और देन उसकी वैल्यू साइन कर देंगे। लेकिन कॉन्स्ट की वैल्यू जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें कॉन्स्ट के साथ तो ना तो आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे दोनों में एरर दे रहा है और यहाँ पे एरर नहीं दे रहा। लेट के साथ भी रीडिक्लेयर नहीं हो सकता और कॉन्स्ट के साथ भी रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन वेर के साथ रीडिक्लेयर होता है। तो हम अपने पॉइंट की तरफ, जी सर रिजवान आपको समझ आई? जी समझ आ गया मुझे। ओके, तो हम जी ठीक है, हम कहाँ पे थे? नॉट इक्वल टू पे हम नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर यूज कर रहे थे कि वो किस तरह से यूज होता है। ठीक है, अब A1 में 20 है स्टोर है और A2 में 30 स्टोर है।
तो मैं इनको कह रहा हूँ कि ये नॉट इक्वल टू है, मतलब वो इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है। तो मैं इसका देखता हूँ रिजल्ट, तो वो ट्रू ही आएगा क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है। और मैं ऑपरेटर भी यही लगा रहा हूँ कि ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो ये इस तरह से यूज होता है कि हम दो को कंपेयर करने के लिए ना, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ये अब इक्वल टू है, तो इसके लिए वो फॉल्स दे रहा है क्योंकि वो इक्वल है। और हमने कहा है कि ये नॉट इक्वल टू है, हमने यहाँ पे कंपैरिजन में कह दिया कि ये नॉट इक्वल टू, लेकिन वो इक्वल टू है तो वो इसलिए फॉल्स दे रहा है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को? नो सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जैसे ये नॉट इक्वल टू है, जैसे मैंने डबल इक्वल टू पढ़ाया था और ट्रिपल इक्वल टू पढ़ाया था, इस तरह से नॉट इक्वल टू का भी ना डबल के साथ है। ये वाला स्ट्रिक्ट है, मतलब ये डाटा टाइप को कन्वर्ट नहीं करेगा और एज इट इज उसको कंपेयर कर लेगा। लेकिन ये सिंगल डबल वाला, मतलब नॉट और उसके साथ सिंगल जो इक्वल है, ये डाटा टाइप को कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन ये डबल वाला कन्वर्ट नहीं करेगा, वो उसको कंपेयर करेगा एज इट इज। तो अब मैं देखता हूँ इसको डबल के साथ और ट्रिपल के साथ, जो डबल इक्वल टू है और उसके साथ नॉट है। ठीक है, तो अब ये एक मैं इसका देखता हूँ रिजल्ट, ये है ट्रू। ठीक है, क्योंकि हमने सही कहा है कि ये इक्वल टू नहीं है। अब मैं इसको कोट्स लगाता हूँ, मतलब इसकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है और इसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है। और मैं इसको अब कंपेयर कर रहा हूँ, अब ये मुझे ट्रू दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको डबल करूँगा, डबल मतलब इक्वल टू को लगा दिया मैंने, तो मुझे अब देखना पड़ेगा कि इसको भी मुझे 20 करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रू है क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है और इसने इसकी डाटा टाइप भी कन्वर्ट नहीं की। ठीक है, ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, तो ये इसको कंपेयर करके देख रहा है कि ये इक्वल टू नहीं है क्योंकि हमारा ऑपरेटर ही नॉट इक्वल टू का है। और वो उनको कंपेयर करके उसका रिजल्ट दे रहा है कि आपने ट्रू का ऑपरेटर जो है ना वो यूज़ किया है, मतलब इसका रिजल्ट जो है ना हमें ट्रू में मिल रहा है क्योंकि वो इक्वल टू नहीं है। तो अगर मैं ये करूँगा तो मे बी मुझे फॉल्स मिलेगा जी। इसमें बेसिकली आप उसको ना डबल इक्वल टू वाले से कंपेयर कर सकते हैं कि जो ये है इसमें डाटा टाइप जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये जो ट्रिपल इक्वल टू वाला है वो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, इसी तरह से ये इसमें भी डाटा टाइप कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसमें डाटा टाइप कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, तो अब मैं इनको कमेंट करता हूँ और जो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले हैं उनको देख लेते हैं हम। तो वो सिंपल है और उनमें सिर्फ हमें यही देखना होता है कि A1 इक्वल टू है, ग्रेटर देन है A2 के। तो अगर वो ग्रेटर देन है तो वो ट्रू करेगा और अगर वो लेस देन है तो वो फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे A1 जो है वो लेस है तो इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। और मुझे देखना पड़ेगा कि कंसोल डॉट लॉग जी, क्योंकि 10 जो है वो लेस है लेकिन हमने कहा कि ये ग्रेटर है तो इसलिए वो उसको फॉल्स दे रहा है। और अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं कि अब A2 ग्रेटर है A1 से, तो ये ट्रू है और हमने ऑपरेटर भी यहाँ पे ग्रेटर का ही लगाया, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स के। लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं एंड ऑपरेटर और और ऑपरेटर। ठीक है, और नॉट नॉट का ऑपरेटर। ठीक है, ये तीन ऑपरेटर्स यूज होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। और ये भी कंपैरिजन के लिए होते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट मैं करता हूँ num1। ठीक है, इसको मैंने ट्रू कर दिया। और लेट
num2 जो है इसको मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। और मैं देखूंगा कि जो num1 है और उसको मैं देखूंगा कि वो num2 के जो वैल्यू num1 की है वही num2 की है। मतलब कि ये जब एंड हम कर रहे होते हैं ना, तो हम दो कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं कि जो num1 अगर ट्रू है और num2 दोनों ट्रू है, तो देन मुझे ना ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। जब भी मैं जो एंड का ऑपरेटर यूज करूंगा ना, तो ये num1 और num1 को भी ट्रू होना पड़ेगा और num2 को भी ट्रू होना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू हमें रिटर्न हो। तो अभी के लिए एक मेरे पास फॉल्स है और एक ट्रू है, तो ये ओवरऑल मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ट्रू करूँगा ना, तो मैंने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है कि मतलब num1 भी ट्रू हो और num2 भी ट्रू हो, देन ही मुझे ट्रू रिटर्न करेगा ये। तो अब ये इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है, ठीक है। तो एंड जो है वो दोनों कंडीशंस ट्रू हो, देन हमें ट्रू रिटर्न करता है। तो अब मैं console डॉट लॉग दूसरा हम देख लेते हैं और का ऑपरेटर num1 और num2। तो इसको मैं एक को यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, तो अब मुझे ट्रू रिटर्न हो रहा है। क्यों, अभी देखें कि num1 जो थी उसकी वैल्यू ट्रू थी और num2 की फॉल्स थी, तो फिर भी मुझे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि और में हम देखते हैं कि यहाँ एटलीस्ट वन जो है वो वन वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो ट्रू हो, या वन कंडीशन एटलीस्ट ट्रू हो। जब हम इफ एल्स पढ़ रहे होंगे ना, तो हम दो दो कंडीशन चेक कर रहे होंगे एट द सेम टाइम, ठीक है। तो उनमें हम ये और एंड की कंडीशंस यूज कर रहे होंगे। अब इसमें एक ट्रू थी और एक फॉल्स थी, तो उसने हमें रिजल्ट फिर भी ट्रू ही दिया। जब हम और की कंडीशंस यूज करते हैं तो इस तरह से वो वर्क करती है, ठीक है। और जो नोट की है वो ये है कि वो ओपोजिट कर देती है, जो भी एक वैल्यू होती है, जो भी कंडीशन होती है उसको ओपोजिट चेक करती है, ठीक है। अभी ये ट्रू थी num1, तो मैंने इसको ओपोजिट कर दिया, मैंने नॉट लगाया num1 से पहले, ठीक है। तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है लॉजिकल ऑपरेटर्स में? सर ये प्लीज लास्ट वन एक्सप्लेन कर दें, स्किप हो गया थोड़ा, लास्ट वन। जी, ये जो नॉट ऑपरेटर है, थोड़ा सा मैं स्पेस ऐड करके दिखा देता हूँ। मैंने num1 से पहले ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये यूज किया, और ये नॉट ऑपरेटर का ना सिंबल होता है, ठीक है। तो ये जब भी हम एक कंडीशन ट्रू होगी ना, वो उसका उलट कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास num1 की वैल्यू ट्रू थी और मैंने num1 से पहले नॉट का ऑपरेटर यूज किया, तो उसने मुझे उसकी वैल्यू फॉल्स रिटर्न की, जो कि ट्रू थी पहले। जी, अब क्लियर है? ये सर थैंक यू, वो मिस हो गया था थोड़ा, थैंक यू। जी, तो कोई और एक्सप्लेन करना चाहे? जैसे मैं पूछता हूँ, चले मैं एक लिखता हूँ कंडीशन, और जी आप में से कोई बताएगा कि इसकी क्या आएगी वैल्यू? सर सर इसकी देखिए ट्रू मैं आएगी, जी, इसलिए ट्रू आएगी बिकॉज दोनों फॉल्स हैं और दोनों की ये एंड ऑपरेटर दिया हुआ है, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो वो आंसर सही देगा ना। जी, और कोई बताना चाहेगा इसकी जो वैल्यू क्या आएगी? यस सर, इन्होंने जी ठीक सर बात ट्रू। की है, एक्चुअली दोनों कंडीशन ही फुलफिल हो रही है, यानी एक भी फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है, और एंड ऑपरेटर यही कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए यानी इसका आंसर ट्रू होगा। जो और है, और में ये देखें दोनों फॉल्स है, यानी एक कंडीशन भी उसमें से ट्रू हो तो ट्रू ही कंसीडर होती है, तो इसका भी आंसर ट्रू होगा। जो लास्ट वाली है यानी उसका उल्ट करना, तो वो आंसर ट्रू में होगा, क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन है, फॉल्स का उल्टा होगा तो ट्रू। अच्छा,
सर असद आप बताना चाहेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आएगी? सर इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा जी हुआ सर है। आप तो एंड ऑपरेटर में सिर्फ दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी ट्रू आएगा। जी बिल्कुल ठीक है। जो एंड ऑपरेटर जहाँ पे लगा होता है ना, तो वो ये देखता है कि उनमें जितनी भी कंडीशन है वो सब ट्रू हो तो फिर ही ट्रू आएंगी, ठीक है। तो इसमें तो दोनों ही फॉल्स ही हैं, एक भी ट्रू नहीं थी, तो मगर इसलिए सर ये भी इसकी तो वैल्यू। मगर सर ये भी तो है कि जी जी। लॉजिकल कंडीशंस पे अप्लाई होता है, यानी उसमें कुछ वैल्यूज होती हैं जिन्हें इंसान दिमागी तौर पे कहता है हाँ ये ट्रू है। आपने दोनों ही क्वेश्चन ही ऐसा लिख दिया कि फॉल्स एंड फॉल्स, यानी आपने बकायदा वो एंड का टेबल बना दिया कि ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा, अगर ट्रू फॉल्स होगा तो फिर फॉल्स आ सकता है। यानी वो आप टेबल को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स में होता है वैल्यूज दी जाती हैं कि एक वैल्यू 22 है और दूसरी वैल्यू तकरीबन लगा ले 32 है। तो वो दोनों में से कंपेयर करके फिर एंड, क्योंकि एंड का या और या नॉट तीनों का इस्तेमाल ही ऐसा होता है कि दो कंडीशन, ये कंडीशंस नेम सही बन रही ना, जिसकी वजह से वो दिमाग सही तक क्लिक नहीं कर पा रहा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये फॉल्स और ट्रू की जगह कोई कंडीशंस पुट करें ताकि इजीली माइंड को क्लिक हो सके, हमें इजीली समझ आ सके। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि जैसे अब ये देखेंगे 2 = 2, ठीक है, और मैं ये कर दूं कि 3 = 4, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझ लें, ठीक है, एक कंडीशन जो है वो ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है। अब इसको इस तरह समझ सकती हैं, तो ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये ओवरऑल मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक जी है। बिल्कुल। हम्म। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हम अच्छा, इसमें कोई किसी को क्वेश्चन है, कोई किसी को क्लियर ना हो अभी भी? सर सब क्लियर बेसिकली है। तो यही है ना कि दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है जी एंड ऑपरेटर में। तो वही मैम वाली बिल्कुल। बात है, तो कोई प्रॉपर मतलब वो फॉल्स ऊपर लिखा हुआ है, तो मेरे तो ध्यान में ये था कि और दोनों कंडीशंस फॉल्स, मतलब वो नम वन में भी फॉल्स है, नम टू में भी फॉल्स है। दैट्स व्हाई आई थॉट कि जी ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो दोनों कंडीशंस ऑल द सेम है, दैट्स व्हाई आई सेड कि जी ये ट्रू है। तो दैट यही मेन कंफ्यूजन आ रही थी इसमें, ये एक्चुअली हमें कंडीशंस नहीं थी मिली हुई, दिमाग फॉल्स क्लिक कर रहा था। तो ये एक्चुअली टेबल बन रहा था जो हम पढ़ते हैं कि अगर फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स ही होगा। वो माइंड का उस तरह का सेट नहीं होता। ये अब कंडीशंस आ गई ना प्रॉपरली, हमें इजीली समझ आ जाती है कि दोनों कंडीशन, एक ट्रू बन रही है एक फॉल्स बन रही है, तो वो इजीली आंसर में मदद देती है। ये थोड़ा सा पहले वाला सिस्टम कंफ्यूजन का सिस्टम था। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर है आप सर लोगों को? आप इस तरह करें कि ये जो 2 = आपने 2 लिखा ना, इसकी जगह आप इसको ना पहली कंडीशन भी फॉल करें और ये जो दूसरी कंडीशन है वो भी फॉल जो पहले ही है, तो इसका देखें क्या आता है रिजल्ट। सर समझा नहीं मैं आपकी बात। यहाँ पे है ना 2 =2, तो आप यहाँ पे कर दें नॉट इक्वल टू करें, यानी पहली कंडीशन भी फॉल होगी दूसरी कंडीशन भी फॉल होगी, तो फिर चेक करें कि उसका रिजल्ट आगे क्या आता है। ठीक है, ठीक है, दोनों कंडीशंस फॉल्स थी तो रिजल्ट जो है वो भी फॉल्स आया। तो ना, क्योंकि ना तो 2 5 के इक्वल है और ना ही 2 4 के इक्वल है, तो अगर ये दोनों 2 मैं लिख दूं, मतलब चलें फिलहाल एक एक देख लेते हैं कि ये एक ट्रू है और ये फॉल्स है, ठीक है। तो फिर भी फॉल्स ही उसको रिटर्न करना चाहिए जैसे कि शो हो रहा है। तो अब मैं एक्चुअली अगर एक दूसरी हेल्पिंग इनको कर। बहुत ये भी है कि अगर किसी को एंड की समझ नहीं आ रही तो वो मल्टीप्लाई को कंसीडर कर ले, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में एक जीरो हो तो सारा आंसर ही जीरो आ जाता है। और एंड को प्लस कंसीडर कर ले, जीरो में वन प्लस करो तो आंसर वन ही रहता है।
आप उस तरह भी अपना माइंडसेट बना सकते हो अगर किसी एंड और आर में कंफ्यूजन आ रही है, मल्टीप्लाई और प्लस कंसीडर कर ले, क्योंकि कंप्यूटर की जुबान में एंड और आर को प्लस और मल्टीप्लाई ही कंसीडर किया जाता जी ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। ये क्लियर, आई होप के सबको क्लियर होगा। तो इसी तरह से आप और को भी ट्राई कर सकते हैं नंबर्स दे के, कि एक कंडीशन आप रॉन्ग दें और एक राइट दें और उनको चेक करें कि वो क्या आंसर दे रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप कास्टिंग पे। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि और भी ऑपरेशंस होंगे, बिटवाइज ऑपरेटर्स भी हैं बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बाद हम पीएचपी पढ़ेंगे, जो वर्डप्रेस की कोर है, क्योंकि पूरा वर्डप्रेस है वो पीएचपी में लिखा हुआ है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो डोम मैनिपुलेशन है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए, और उसी वजह से हम इसकी बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। तो है। अब नेक्स्ट जो है, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड प्रेस की कोड है वो पीएचपी पे ही क्यों लिखी जाती है, पाइथन पे क्यों नहीं लिखी गई, जावास्क्रिप्ट पे क्यों, कोई एक खास रीजन पीएचपी में लिखने का? जी ये तो आई थिंक जो जिन्होंने डेवलप की है वो उनको आइडिया होगा कि क्यों उन्होंने पीएचपी में लिखी हो, पाइथन में भी तो लिख सकते थे। नहीं, सर ऐसा जुबैर अगर नहीं कुछ इसमें है ऐड करना। कि पीएचपी ही में ही लिखा, यानी आजकल तो ज्यादातर लोग ये पाइथन यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हैं, कि पीएचपी क्यों यूज की, ये खास लैंग्वेज क्यों यूज की उन्होंने, कोई रीजन था, या हमें कोई पता चले हम भी शौक से पढ़ें कि हाँ हमें पीएचपी इस रीजन से पढ़नी चाहिए? जी ठीक जी है, मैम पीएचपी शीजा, जो है आपका ना वो ये काफ़ी काफी ओल्ड अच्छा। लैंग्वेज है। जी। जी सर जी। जी मैम शीजा, आपका ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हम वर्डप्रेस को जब कोड करते हैं तो पीएचपी के अंदर ही क्यों करते हैं। ऐसे है कि जी। इन 2004 जब वर्डप्रेस डेवलप हुआ था, तो जो वर्डप्रेस को डेवलप करने वाली टीम थी, उस दौर में इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस मौजूद नहीं थी। जैसे अगर आप आज देखें तो आपके पास आर है, लैंग है, इसी तरह बेशुमार लैंग्वेजेस निकल आती हैं जो कि यूज हो रही हैं। जैसे फ्लटर की डार्ट है। तो उस टाइम पे जो कोर कुछ लैंग्वेजेस थी उनके अंदर पाइथन आ जाती थी, पीएचपी आ जाती थी, और या जावा आ जाती थी। जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा सा बाद में आई है। तो जो उस टाइम पे लैंग्वेज अवेलेबल थी, उन्होंने उस पूरी लैंग्वेज के अंदर एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जिसका नाम है वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस के अंदर उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि आप पीएचपी का कोड करके हमारे बने बनाए वर्डप्रेस के फंक्शंस को कॉल करके आप वर्डप्रेस के अंदर थीम्स एंड प्लगइन्स डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप बगैर कोड किए करें, तो आपको हम एलिमेंटर जैसे टूल्स, वो वर्डप्रेस की कस्टम कोडिंग से बनाए गए टूल्स हैं, उनको यूज करके अगर किसी को कोडिंग नहीं करनी आती तो वो उनके थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बने। जैसे अगर आप देखेंगे पीएचपी के अंदर और क्या बना हुआ है, तो फेसबुक का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा पीएचपी के अंदर बना हुआ है। तो इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और उन्हीं के साथ चल रहे हैं। तो अब अगर आज के दौर में हम पूरे वर्डप्रेस को पाइथन के ऊपर शिफ्ट करें या इसको जावा के अंदर शिफ्ट करें, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री जो है वो पीएचपी यूज कर रही है। इस स्पेसिफिक रीजन की वजह से हम पीएचपी यूज करते हैं। अदरवाइज अगर आप फ्रंट एंड को देखें, तो फ्रंट एंड का कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता जो कि कोर के फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, एक्सेट्रा। तो वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्रंट एंड है उसकी जो कोर है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी है। तो इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, तो इस वजह से हम वर्डप्रेस के लिए पीएचपी को यूज करते हैं। मैम ये आप क्लियर है। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि वर्डप्रेस जैसे आजकल एआई आया हुआ है, उसमें तो काफी ज्यादा वेबसाइट्स भी बता दी हैं जो ऑलरेडी वेबसाइट्स बना के दे देती हैं हमें, ऑलमोस्ट फाइव जी टू टेन मिनट्स लगते हैं अगर आप डिटेल्स दें, तो हम वर्डप्रेस ही क्यों यूज करें, कोई ऐसा रीजन? जैसे आजकल 10 वेब आया हुआ है जो कि किसी भी वेबसाइट का क्लोन बना देता है, तो वो तो एआई मॉडल है, उसे 5-6 स्टेप से इजीली वेबसाइट बन जाती है, इंसान उसके ऊपर एसईओ हर कुछ कर सकता है, डोमेन तक ले सकता है। लेकिन वर्डप्रेस को ही क्यों आज के जमाने में हम प्रीफर करते हैं, इसका भी कोई रीजन है? जी मैम शिजा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हम एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क को क्यों यूज करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके अंदर ना डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल होते हैं, यह शुरू से चलता आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें, अगर आप रिएक्ट के थ्रू कोड करके वेबसाइट बनाएं जिसके अंदर फ्रंट एंड बनता है और पीछे उसके साथ नोड जेएस को यूज करें,
तो वो मंथ स्टैक के अंदर आ जाता है। और इसी तरह अगर मीन स्टैक कर लें आप, उसके अंदर एंगुलर फ्रंट एंड के अंदर यूज कर लें, तो वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी बन जाती है। इसी तरह एक ऐसा फ्रेमवर्क जो मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसके अंदर बगैर कोड के लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं, उसका नाम है वर्डप्रेस। तो जो एक जनरल, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि अमेरिका के अंदर एक कोई बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस शुरू किया। अब वो चाहता है कि वो वर्डप्रेस के अंदर बगैर कोडिंग सीखे एक वेबसाइट बनाए और उसको लॉन्च करे, और उसकी वेबसाइट चलनी शुरू हो जाए, उसको ऑनलाइन ऑर्डर्स जनरेट होने शुरू हो जाए। तो उसके अंदर वो तो ये कर सकता है, लेकिन उसको ना कस्टम डेवलपर्स की जरूरत पड़ जाती है। अक्सर कस्टम डेवलपर्स क्या करते हैं कि पीएचपी का और जावास्क्रिप्ट का कह लें कि आप 10% है और 90% पीएचपी का कोड यूज करके वर्डप्रेस के अंदर उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग थीम बना के दे देंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लगइन डेवलप करके दे देंगे, जिसको वो आगे इंडस्ट्री के अंदर मतलब कि अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहा होगा। उसके बाद उसको कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एक जो फ्रेमवर्क ऐसा है जो काफी पॉपुलर है, उसका नाम है वर्डप्रेस। इसके अंदर 43% वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर जो एग्जिस्ट करती हैं वो इसके अंदर है। तो अगर आप इसके अंदर कोडिंग सीख लें, इसके अंदर इसकी पीएचपी सीख लें, इसके अंदर थीम्स बनाना सीख लें, बेसिक एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के ऊपर पीएचपी यूज करके उनको सिर्फ स्ट्रक्चराइज करना सीख लें कि आप एक थीम को कैसे स्ट्रक्चराइज करते हैं और आप एक प्लगइन को कैसे स्ट्रक्चराइज करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो इंडस्ट्री के अंदर एक डिमांड है वो काफी बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपकी कंफ्यूजन डाउट्स मेरे क्लियर करने का। मुझे अब समझ आ गया, माइंडसेट बन गया। अब आगे मेरी लर्निंग में इजी होगा मेरे लिए। हाँ जी मैम, श्योर। जी। तो टाइप कास्टिंग एक टॉपिक है कि हम टाइप कास्टिंग एक फर्ज कर रहे हैं, एक डाटा टाइप है इंटीजर की, ठीक है, और दूसरी डाटा टाइप है स्ट्रिंग। तो उन दोनों को कंबाइन करने के लिए फर्ज कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा था लेट A1 मैंने लिख दिया 10, और दूसरा लेट A2 मैंने कर दिया 20, ठीक है, इस तरह से। तो ये डाटा टाइप है स्ट्रिंग है, और ये इंटीजर है। तो मैं अगर इनका सम करूंगा ना, तो ये मुझे क्या शो करवाएगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ वो। ये 10 और 20 को ना कंकेटिनेट कर देगा एक दूसरे के साथ, ठीक है, इस तरह से। तो जो कि एक्चुअल रिजल्ट नहीं है सम का। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए डाटा टाइप को कुछ होते हैं टाइप कास्टिंग के, जो हम नंबर यूज़ करते हैं कीवर्ड्स, वो मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ कि हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में, ठीक है। तो A2 को मैंने यहाँ से कन्वर्ट किया। अगर मैंने A2 को कन्वर्ट करना है ना यहाँ पे, तो मैं इसके पीछे लगा सकता हूँ नंबर, ठीक है। ये कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, जो कि एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है इंटीजर में, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसका आंसर जो है 30 आ रहा है। मतलब एक ये डाटा टाइप थी हमारे पास इंटीजर, और ये हमारे पास थी स्ट्रिंग, और बिना कन्वर्ट किए इसका आंसर जो था वो 10 और 20 आ रहा था, मतलब 1020। तो जो कि गलत था, सम में ऐसे नहीं आना चाहिए। तो उसको मैंने पहले स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट किया इंटीजर में, मतलब नंबर में, और देन मैंने उसको प्लस करवाया, तो फिर उसका आंसर ठीक आया जो कि 30 था, ठीक है। नेक्स्ट, एक नंबर के अलावा और इसकी यूज़ होता है कि कंसोल डॉट लॉग, और पार्स इंट भी इसी के लिए यूज़ होता है कि एक इंटीजर एक स्ट्रिंग को यूज कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है इंटीजर में, ठीक है। अब नंबर में और पार्स इंट में क्या डिफरेंस है, वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि फर्ज कर लें कि यहाँ पास मेरे पास है कि 20 है और उसमें ABC है, ठीक है। मतलब मेरे पास करेक्टर्स भी हैं और नंबर भी हैं। तो मैंने उसको नंबर के थ्रू कन्वर्ट करना चाहा इंटीजर में, ठीक है, नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहा इस कीवर्ड के थ्रू। तो मैं देखता हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो जब वो उसको मैंने प्लस किया, तो मुझे वो ये रिटर्न कर रहा है नॉट ए नंबर। NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ पार्स इंट से, तो अब मुझे 30 मिल रहा है, ठीक है। तो जहां पे आपके पास किसी नंबर के साथ करेक्टर्स हों ABC के, ठीक है, उसको आप नंबर के थ्रू कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको एरर आएगा। और अगर आप पार्स इंट से करेंगे, तो वो जो उसमें से सिर्फ नंबर होगा वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और उसको इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, और उसका सम करवा देगा, जिसके साथ भी करना होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। और नंबर में सर वो ये कर रहा है कि लाइक जस्ट जैसे लेट्स सपोज
इंटीजर दिया हुआ है और एक स्ट्रिंग दी हुई है, तो वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके वो सिंपली दे देगा। जी, अगर नंबर होगा स्ट्रिंग में, ठीक है, अगर नंबर में, अगर स्ट्रिंग में मतलब डबल कोट्स में नंबर के साथ आपके कैरेक्टर्स भी हैं ABC के, तो वो नंबर के थ्रू कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं कि जो पार्स इंट है हम उसको पार्स फ्लोट के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया इसको, और A1 वो मैंने इसको पार्स फ्लोट करवाया। तो पार्स फ्लोट भी ना एक डाटा टाइप थी जो हमने पढ़ी थी शुरू में, कि पास इंट भी है, इंटीजर्स भी हैं, फ्लोट्स भी हैं, और बूलियंस भी हैं। तो अगर आपने फ्लोट में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, तो आप पास फ्लोट भी कर सकते हैं, तो उसका आंसर भी यही आएगा जो कि नंबर्स को सम करने के साथ आता है। ठीक है, तो इसमें यही थी तीन मेरे ख्याल से, कि जो इसको हम स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर सकें इंटीजर में। और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए नंबर में, जो कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास ABC है और आप उस एक जो कि स्ट्रिंग की डाटा टाइप है और उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते ABC को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश। ठीक है, तो वो हम कर नहीं सकते। तो ये इसमें थी बेसिक सी टाइप कन्वर्जन्स, नंबर से इंटीजर में और इंटीजर से नंबर में, और फ्लोट में करनी हो कन्वर्ट, तो उसके लिए आप पास फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक टाइम हमारे पास है कुछ 7 मिनट्स, तो क्वेश्चन ले लें या कुछ नेक्स्ट एक और टॉपिक कर लें? सर नेक्स्ट टॉपिक कर लें, कवर हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इफ एल्स कंडीशंस हैं। ठीक है, इफ एल्स, इफ और एल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें भी मैं आपको नंबर के थ्रू ही दिखाऊंगा कि फर्ज कर लें, चलें इसमें थोड़ा सा और ट्राई करते हैं कि हम लेट A1 करते हैं, और हम यूज़र से किस तरह से इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं, और फ्रंट एंड से किस तरह से यूज़र से इनपुट किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने एक फर्ज कर लें यहाँ पे लिया नंबर। पहले मैं वो फंक्शन बताता हूँ कि जिससे हम यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करते हैं फ्रंट एंड से। तो अब लिखेंगे विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, और जो भी आपने टेक्स्ट शो करवाना है यूज़र को कि एंटर योर एज या एंटर योर नेम। ठीक है, तो मैं नंबर एक दिखा देता हूँ कि उसको कहता हूँ कि एक नंबर जो है वो ऐड करो, एंटर करो। तो ये फर्स्ट मुझे ना दिखाएगा कि आप एक ना नंबर ऐड करो, यहाँ पे मुझे वो दिखा देगा। मैं रीलोड करूंगा फिर दिखाएगा, रीलोड करूंगा फिर दिखाएगा। लेकिन जब वो नंबर में ऐड करता हूँ तो वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं उसको एक स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल में, A1 में, और इसको मैंने डिक्लेयर भी तो करना है यहाँ पे। तो मैंने जो भी एज होगी, मतलब नंबर 1 होगा, उसको मैं A1 के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, एक नंबर कर लिया, और अब मैं कर रहा हूँ A2 में, और इसके लिए भी मैं सेम करूँगा, और एक सेकंड नंबर लूँगा और उसको A2 में स्टोर कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक A1 में स्टोर है नंबर, और एक A2 में स्टोर हो जाएगा जैसे यूज़र एंटर करेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम विंडो डॉट प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज़र से एक्सेप्ट करते हैं नंबर, तो उसकी जो डाटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग करवा के A1 डॉट A2 करता हूँ, और जो नंबर्स हम ऐड करेंगे हम देखेंगे कि उसकी आउटपुट हमें क्या आ रही है। मैंने 10 किया और मैंने 2 किया, तो 102 पे शो करवा रहा है, हालांकि 10 और 2 जो है 12 है, 10 और 30, तो वो 1030 शो करवा रहा है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमने स्ट्रिंग को किस तरह से कन्वर्ट करना है एक इंटीजर में। तो मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ पे आउटसाइड, और इसके पहले लिख देता हूँ पार्स इंट। ठीक है, तो ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा जैसे ही यूजर से वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर्स अब स्टोर होंगे और वो इंटीजर के फॉर्म में होंगे। अब मैंने 10 किया और 4 किया इसमें, तो अब 14 आ रहा है आंसर, राइट।
तो अब हम इसी बेस पे इस पे एक इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो 10 हो तो क्या हो, अगर 20 हो तो हमारे पास क्या हो। तो इफ एल्स में हम देखते हैं किस तरह से लगाते हैं। इफ जो A1 और प्लस A2 है, इसका अगर रिजल्ट ग्रेटर देन हो 100 से, ठीक है। अच्छा, इफ जब भी हमने कंडीशन लगानी होती है ना, तो पेरेंथीज में उसकी हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इसके जो अंदर का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये जो अंदर का ये जो ब्लॉक है ना, ये कर्ली ब्रेसेस में, ये इस कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पे अलर्ट करवा देता हूँ और कहता हूँ कि सम इज ग्रेटर देन 100, कि वो जो हमारे पास दो नंबर्स हैं उनका सम हुआ और वो 100 से ग्रेटर है, तो इसके अंदर ना एक अलर्ट मैसेज शो होगा। जैसे ही वो प्रॉम्प्ट शो हो रही है वैसे ही ये शो होगा। और एल्स इफ में अगर उनका सम जो है वो लेस देन 100 है, तो ऐसे ही उसमें भी अलर्ट शो होगा कि सम इज लेस देन, यहाँ पे एल्स आएगा, सम इज लेस देन 100। और अगर एल्स थर्ड कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है, जो कि इन दोनों के अलावा होगी, वो ये होगी कि वो इक्वल टू होगा 100 के। तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इफ ग्रेटर देन 100 तो ये वाला होगा एग्जीक्यूट, और अगर लेस देन होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर इन दोनों में कोई भी नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली इक्वल टू होगा 100 के। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने 50 किया प्लस और देन 50, तो मुझे ये सम अलर्ट में ही शो करवा रहा है, क्योंकि मैंने उसके अंदर अलर्ट ही दिया था कि मुझे एज ए अलर्ट ही शो हो उसका आउटपुट, या उसका जो भी हम लिख रहे हैं रिजल्ट उसका। तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है सम इज इक्वल टू 100। तो मैंने फिर किया और दोबारा से मैं करता हूँ 2 और 5, सम इज लेस देन 100। तो इस तरह से इफ एल्स कंडीशंस अप्लाई होती हैं, और हम इसको बस इतना ही पढ़ेंगे। और बाकी जब हम क्या करेंगे, डोम को पढ़ रहे होंगे तो बाकी हम प्रैक्टिस इसकी वहाँ पे करेंगे। अब अपने एंड पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इफ एल्स कंडीशन की। कल से हम फिर लूप्स और फंक्शंस पढ़ेंगे और देन हम डोम पे चले जाएंगे। जी, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, अभी तो क्लियर है। प्रैक्टिकली कुछ जब करेंगे फिर पता चलेगा कहाँ पे एरर आ रहा है। ये जो इसने जी प्रॉम्प्ट दिया बिल्कुल, था, आप जो जी जी कुछ पूछ रहे थे। जी जी मैं पूछ रहा था, जैसे प्रॉम्प्ट लिया था तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है, या हाँ हमें जो है कर सकते हैं इसको लाइक जी जी, इंटीजर ले सकते हैं? नहीं, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेगा इनपुट को। ठीक है। हाँ जी। सर जो परसेंट में जो अच्छा, अगर अल्फाबेट किसी होते हैं, को हेलो, तो मेरी आवाज़ आ रही है जी जी, आपको? आ रही सर बिल्कुल। हम पार्सिंग जो मेथड लगाते हैं उसमें हमने जो लिखा था नंबर के अलावा जो करेक्टर थे, तो वो क्या डिस्कार्ड हो जाते हैं? समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन।